अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल माई टाइनी वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय इट। मैं अपने इस चैनल में आपको मज़ेदार से किस्से, कहानियाँ और तरह तरह के वाक़यात सुनाती हूँ। आज मेरे मर्डर मिस्ट्री सेगमेंट में मैंने जो कहानी आपको सुनाने के लिए चूज़ की है वो 122 साल पुराना केस है, जिसके अंदर पहली मर्तबा यूएस पोस्टल सर्विस जो थी वो इस्तेमाल की गई किसी को मर्डर करने के लिए। कहानी जो है वो 3 मेन कैरेक्टर्स के गिर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम है मिस्टर जॉन पी डनिंग, मैरी एलिज़ाबेथ और कॉर्डेलिया वाटकिंस। चलिए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। कॉर्डेलिया 1854 में कैंसस सिटी मिसूरी में पैदा हुई और 1872 में उसकी शादी वेलकम वाटकिंस नाम के बंदे के साथ हुई, जिससे उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने बेवर्ली रखा। वेलकम वाटकिंस जो है वो अनाज का एक ब्रोकर था और कैंसस सिटी मिसूरी के अलावा वो कैलिफोर्निया भी आता जाता रहता था। लेकिन कॉर्डेलिया और वेलकम ने अपना घर जो था वो कैलिफोर्निया में बनाया और ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजारने लगे। मगर शादी के कुछ अरसे बाद ही यानी कि 1896 में दोनों के दरमियान जो थे वो रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई और कॉर्डेलिया जो थी वो अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि कारोबार के सिलसिले में उसका हस्बैंड जो था वो दोनों सिटीज़ के दरमियान आना जाना रखता था। कहा यह जाता है कि 1895 में वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर जॉन पी डनिंग के साथ हुई, गोल्डन गेट पार्क में, जहाँ पर वो अपनी बाइसिकल चला रहा था। जॉन और कॉर्डेलिया की जब आपस में मुलाकात हुई है तो ना सिर्फ वो दोनों शादीशुदा थे पर दोनों का एक एक बच्चा भी था। जॉन की शादी फरवरी 10, 1891 में डेलावेयर में हुई मैरी एलिज़ाबेथ के साथ, और मैरी एलिज़ाबेथ जो थी वो एक एक्स कांग्रेसमैन की बेटी थी, यानी कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे और बड़े नोबल घराने से उसका ताल्लुक था। यहाँ पर जो जॉन था इसकी भी बड़ी अच्छी पोस्ट थी और ये एसोसिएट प्रेस में काम करता था और बड़े आला पाई का रिपोर्टर था। शादी के बाद इसको तरक्की देके सुपरिटेंडेंट के तौर पर सैन फ्रांसिस्को भेजा गया। यहाँ पर दोनों अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगे और यहाँ पर उसकी एक बेटी हुई। लेकिन जॉन के अंदर जो था वो शराबी और जवारी होने के साथ साथ उसको औरतों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब कहानी जो है वो 18th सेंचुरी की बनाई जा रही है, यानी कि उस ज़माने के हिसाब से ये चीज़ जो थी वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होती थी। और मैरी एलिज़ाबेथ जो थी वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और जब उसको अपने शौहर के वाशिकों की खबर मिली तो उसने वहाँ पर रहने के बजाय अपने बाप के घर जाना पसंद किया और वो अपनी बेटी के साथ डेलावेयर वापस आ गई। यहाँ पर कॉर्डेलिया जो थी वो देखने में, बज़ाहिर देखने में कोई बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत या बहुत अट्रैक्टिव औरत नहीं थी, लेकिन उसको एक सलीका था कि मर्दों को अपनी तरफ कैसे घसीटा जाता है, और इसी का सहारा लेकर जॉन की और उसकी दोस्ती जो थी वो बहुत हद तक बढ़ने लग गई। कॉर्डेलिया जो थी वो विक्टोरिया होटल में रहती थी और वहाँ पर जॉन डनिंग जो था वो उसने भी एक कमरा रेंट पे लिया और वो वहाँ पर रहने लग गया। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक जॉन जो था वो उसने अपने दफ्तर से $4000 चुराए, क्योंकि उस जुए में काफ़ी पैसा हार गया था और उसने पैसा ये किसी को देना था, और वहाँ पर किसी एम्प्लॉई ने उसकी शिकायत लगाई जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया। इस बात पे जॉन जो था वो थोड़ा सा परेशान हुआ और उसने डेफिनेटली नौकरी की तलाश भी शुरू की, लेकिन उसने कॉर्डेलिया का साथ नहीं छोड़ा। जब वो होटल विक्टोरिया में रहते थे तो एक दिन जॉन ने कॉर्डेलिया को बताया कि उसकी बीवी को, यानी कि मैरी एलिज़ाबेथ को, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, और उसने उसको ये भी बताया कि यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड रहती है जिसका नाम मिसेस कॉर्बेली है। एक जनरल सी बात थी, एक आपस में एक जनरल सी गुफ्तगू शुनीद थी, और उसके बाद वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। मार्च 1998 में जॉन को दोबारा से रिहायर किया गया, क्योंकि स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो थी उसकी कवरेज करनी थी और उसके लिए उन्हें रिपोर्टर्स की ज़रूरत थी। तो जॉन को जाना पड़ा, और उसने जाते वक्त जो है वो कॉर्डेलिया से ये कहा कि अब वो यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आएगा, और जब उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, ये स्पेनिश वॉर की कवरेज जब ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपनी बीवी और बच्ची के पास वापस जो था वो डेलावेयर चला जाएगा।
डेफिनेटली कॉर्डेलिया ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। और इन फैक्ट ये भी कहा जाता है कि जाने से पहले वो अपनी बीवी और बेटी को मिलने जो था वो डेलावेयर गया, और उसके बाद वापस आके उसने इसको कॉर्डेलिया को खुदा हाफिज़ कहा और ये वहाँ से चला गया। लेकिन कॉर्डेलिया जो थी वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, और उसको ये बात भी बर्दाश्त नहीं थी कि जॉन जो है वो उसको छोड़कर इस तरह से चला गया है। ना सिर्फ चला गया है बल्कि उसको बता कर भी गया है कि वापस आने के बाद वो उससे अपना कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। यहाँ पर कॉर्डेलिया जो थी वो उसने अपना एक नया प्लान बनाया। उसके बाद कॉर्डेलिया ने मैरी एलिज़ाबेथ को खतूत लिखने शुरू किए, और उस हर ख़त में वो उसको जॉन डनिंग के किसी न किसी माशके के बारे में बताना शुरू हुई। ज़ाहिर सी बात है, कॉर्डेलिया की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह मैरी जो है वो जॉन को छोड़ दे। वो जॉन को हासिल करना चाहती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थी। और इस काम के लिए उसने जुलाई के महीने में एक ड्रग स्टोर में गई, और वहाँ पर जाकर उसने 2 आउंस के करीब जो था वो आर्सेनिक पाउडर बाय किया। और उसके बाद वो जुलाई 31, 1898 को जिस स्टोर पर गई, उसका नाम था मार्केट स्ट्रीट के कैंडी स्टोर था, वहाँ से उसने जो थे वो एक चॉकलेट का डब्बा बाय किया। और वहाँ की उस वक्त की जो क्लर्क थी उसका नाम एमा था, उसको ख़ास इंस्ट्रक्शंस उसने दी कि जो डब्बा है, एक तो वो लोगों के बगैर होना चाहिए, और दूसरा ये कि डब्बा जो है वो आधा खाली उसको चाहिए, क्योंकि उसने जिस किसी को ये डब्बा भेजना है उसके अंदर उसने एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। सारी बात है, जब आप क्लर्क को कोई काम कहेंगे तो वो उसी तरीके से डब्बे की पैकेज करेगा। डब्बा आधा लेने के बाद वो उसके बाद जिस जगह पे गई उसका नाम था सिटी ऑफ पेरिस, और वहाँ से उस दुकान से उसने एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत सा रुमाल ख़रीदा। रुमाल को ख़रीदने के बाद उसने जो डब्बा था वो बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ पैक किया, और उसके बाद उसने उसके ऊपर एक लेटर लिखा, और लेटर के ऊपर ये इबारत लिखी, विद लव योरसेल्फ एंड बेबी फ्रॉम मिसेस सी। ये लिखने के बाद वो ये डब्बा लेकर जो थी वो पोस्ट ऑफिस गई, लेकिन वहाँ पर उसने जो था वो अपना एक कोई रिटर्न एड्रेस नहीं दिया था। डब्बे के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था एड्रेस, यानी कि जिसको किया गया था उसका नाम लिखा हुआ था मिसेस जॉन पी डनिंग। मिसेस जॉन पी डनिंग के नाम चॉकलेट का ये डब्बा फेरी स्ट्रीट के पोस्ट ऑफिस से भेजा गया। और जब ये डब्बा जो था डेलावेयर पहुंचा, तो मैरी एलिज़ाबेथ के भतीजे जिसका नाम हैरी था, वो पोस्ट ऑफिस से जाके ये डब्बा लेकर आया। क्योंकि वो एक्स कांग्रेसमैन का घर था, तो वहाँ पर अक्सर तोहफे तोहफ़े आते रहते थे, और किसी ने उसकी गहराई में जाने की कोशिश भी नहीं की, और वो चॉकलेट जो थी वो सब ने बड़े इंजॉय की और खाई। कहा ही जाता है मैरी एलिज़ाबेथ को चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो इसने और इसकी बहन आइडा ने 3-3 उसके पीस खाए, और बाकी जो थे वो घर में जितने भी लोग थे, या कहा जाता है कि वो पोर्च में बैठे खा रहे थे, तो उस वक्त आमने सामने से जो गुजर रहा था उन्होंने उसको ऑफ़र की, और किसी ने आधा पीस, किसी ने 1 पीस लिया, और यूँ वो चॉकलेट का डब्बा जो था वो ख़त्म हो गया। रात को जब सब लोग सोने चले गए, तो जिन लोगों ने वो चॉकलेट खाई थी, रात को उनके तबीयत जो थी वो शदीद ख़राब होनी शुरू हो गई, पेट में दर्द, सर में दर्द, और तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी। लेकिन बहरहाल बाकी सब जो थे वो 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो गए, लेकिन मैरी एलिज़ाबेथ और उसकी बहन आयरा जो थी, उनकी तबीयत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और सबसे पहले जो थी वो मैरी की बहन आयडा की डेथ हुई, उसके बाद 11 अगस्त को जो थी वो मैरी की भी डेथ हो गई। मैरिज की डेथ के बाद उसका बाप जो था, क्योंकि वो एक्स कांग्रेसमैन भी था और उसको डेफिनेटली कोई ना कोई शक हुआ, तो उसके उपने क्या किया कि जो पहले खतूत आए हुए थे वो, और जो चॉकलेट के डब्बे के साथ खत आया हुआ था, वो दोनों उसने राइटिंग देखी, तो उसके हिसाब से राइटिंग्स जो थी वो मैचअप हो गई। और इस बात की इत्तला जो थी सबसे पहले जो थी वो डेफिनेटली जॉन डनिंग को जी जानी थी कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो वो फ़ौरन जो था वो वापस आया, और उसने डेलावेयर वापस आया, और उसके बाद जब उसको इस सारे वाक़े का पता चला, और उसको ये पता चला कि किसी मिसेस सी नाम की औरत ने ये भेजे हैं, और जिस उसके नाम वो डब्बा आया, डब्बे के ऊपर एड्रेस पे लिखी हुई हैंड राइटिंग थी, और लेटर्स के ऊपर हैंड राइटिंग थी, तो वो डेफिनेटली कॉर्डेलिया को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, तो उसकी हैंड राइटिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो उसको ये जानने में देर नहीं लगी कि मेरी बीवी का कत्ल जो है वो कॉर्डेलिया ने किया है।
لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا گہرائی میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ کی، اور ڈیفینیٹلی ایک ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ بلایا گیا جس نے کنفرمڈ کیا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کسی ایک ہی بندے کی ہے۔ پولیس نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور وہ فوراً ہی سین فرانسسکو کی طرف گئے جہاں پہ کارڈیلیا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کا جب ٹرائل شروع ہوا تو اس کا ٹرائل جو تھا وہ دونوں سٹیٹس میں شروع ہوا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس نے جرم کیا تھا سین فرانسسکو میں، لیکن جو قتل ہوا تھا وہ ڈیلاویر میں ہوا تھا۔ تو پہلے تو تھوڑا عرصہ جو تھا وہ مقدمہ دونوں ہی سٹیٹس میں چلتا رہا، لیکن اینڈ میں یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس نے جو کارڈیلیا ہے وہ خود رہتی ہے سین فرانسسکو میں، اس لیے سین فرانسسکو کی طرف ہی اس مقدمے کو جو ہے وہ آگے پرسوے کیا جائے گا۔ وہاں پر جو جج تھا، اس کا نام جج کک تھا، اس نے جو ہے وہ سارا معاملہ سنا، سارے ایویڈنس اس نے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرگ سٹور والے کو بھی بلایا گیا اور کلرک کو بھی بلایا گیا، ہر کسی کو بلایا گیا، اور جہاں سے اس نے وہ رومال خریدا تھا اس کے اندر لیفٹ ہینڈ کارنر پہ جو ہے اس سٹور کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو وہ سٹور تک بھی پہنچے اور مطلب کسی کو بھی دیر نہیں لگی پہچاننے میں، کیونکہ کارڈیلیا کی ایک پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ اس کو سب پہچان گئے، اور اس نے جو کام کیا تھا اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے نہیں کیا تھا، کوئی بھیس بدل کے نہیں کیا تھا، وہ اپنی اصل شکل میں ہر جگہ گئی اور اس نے اپنی اصل شکل میں ہی سارے کام کیے۔ تو بہرحال یعنی کہ اس کو جو ہے وہ پتہ لگا، جج نے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے ثبوت اور گواہوں کی موجودگی میں ڈیفینیٹلی پھر اس کو جو ہے وہ سزا ملی، اور اس کو سزا یہ دی گئی کہ اس کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ دسمبر 30 1898 کو اس کو جو ہے وہ یہ سزا ملی، اور اس کو سین فرانسسکو کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ لیکن کارڈیلیا کی پرسنالٹی، جیسا کہ میں نے آپ کو بڑی شروع میں بتایا تھا، کہ بڑی خوبصورت اٹریکٹیو نہیں تھی، لیکن اس کو مردوں کو لبھانے کا ایک طریقہ آتا تھا۔ تو ایک دو مرتبہ اس کو اکثر جو ہے وہ باہر شہر میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا بغیر کسی گارڈ کے۔ تو یہ چیز، اور ایک مرتبہ اس کو جج کک نے، جس نے اس کو سزا دی تھی، ایک مرتبہ اس نے بھی بنفس نفیس اس کو جو ہے وہ کسی دکان کے اوپر دیکھ لیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو واقعی جیل میں زیادہ کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ لیکن 1906 میں جو ہے وہ سین فرانسسکو میں بہت بڑا ایک زلزلہ آیا تھا، اور اس کے بعد جو سارے جو جیل کے قیدی تھے وہ اس جیل میں اکٹھے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس جیل میں اتنی جگہ نہیں رہی، تو اس کو ایک چھوٹی جگہ پر سین فرانسسکو کے اندر ہی چھوٹی یعنی کہ جیل کے اندر جو تھا وہ اس کو بھیج دیا گیا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہاں پر جو کارڈیلیا تھی، وہاں پر اس کا جو تھا وہ نشہ نہیں کسی گارڈ کے اوپر چڑھ سکا انفارچونیٹلی، اور وہاں پر اس کو اپنی جو تھی وہ زندگی قید میں کاٹنی پڑی۔ اور ظاہری سی بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ برائی واپس آپ کے ساتھ پلٹ کے بھی آتی ہے۔ اس کے تمام جینے کا سہارے جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور ڈیفینیٹلی سے وہ بہت برے طریقے سے ڈپریشن کا شکار تھی، اور اسی ڈپریشن میں جیل کے اندر ہی مارچ 7 1910 کو کارڈیلیا واٹکنس جو تھی وہ 56 سال کی عمر میں اس دنیا سے گزر گئی۔ یہ تھی کہانی کارڈیلیا واٹکنس کی، یہ تھی کہانی جان پی ڈننگ کی، اور یہ تھی کہانی میری الزبتھ کی۔ کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر نہ پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیکسٹ کہانی جو ہے وہ کون سے ٹاپک پہ سننا پسند کریں گے، یا کون سے کیریکٹر کے اوپر آپ سننا پسند کریں گے۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی بہت ہی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔